नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग 26 दिसंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। और पीछे के जितने भी शिफ्ट एग्जाम हुए हैं दोस्त, वो मेरे चैनल पर जाइए और उसको अच्छे से सबको देख लीजिए, क्योंकि पीछे का क्वेश्चन 4-5 आपको एग्जाम में रिपीट मिल रहे हैं। ठीक है। और जो आपका पहला शिफ्ट है तो पहले शिफ्ट से जुड़ा सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और जिन दोस्तों का एग्जाम थर्ड शिफ्ट में था वो मिला लेंगे कि उनका कितना सही और कितना गलत हो रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कुल कितने सीटें मिली? लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को कुल कितनी सीटें मिली? तो इसका आंसर होगा 240। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? 240। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, विंटर गेम्स में प्रथम स्थान किसका था? देखिए, यूथ विंटर गेम गुलमर्ग में हुआ था। गुलमर्ग, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये जो है विंटर गेम में प्रथम स्थान कौन आया? तो इंडियन आर्मी प्रथम स्थान आई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का ये चौथा संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ? लेह लद्दाख में और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, माने लेह और जम्मू कश्मीर में हुआ इसका आयोजन। इसका शुभांकर क्या था? हिम तेंदुआ दोस्त। और प्रथम स्थान आया था आर्मी, जिसमें 21 पदक। तो आज पूछा है विंटर गेम में प्रथम स्थान कौन आया है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लेगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम में आर्मी की टीम ने कितने पदक जीती, या इसका शुभांकर क्या है, या इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये कौन से संस्करण है इसका? तो चौथा। ठीक है, तो आप लोग ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए, और थोड़ा सा यहाँ भी दोस्त जान ले, अगर लोकसभा के चुनाव से बात आया है कि लोकसभा में बीजेपी कितनी सीट जीती है, तो याद रखिएगा कांग्रेस 99 सीट जीती है। ठीक है, उसके बाद 37 सीट सपा जीती है, जो समाजवादी पार्टी, ध्यान रखिएगा। फिर 29 सीट आपका तृणमूल कांग्रेस जीती है। तो ये सब आप फैक्ट जरूर पढ़ करके जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यदि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होगा? देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, यदि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य कितना होगा। और थर्ड शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन नहीं था। थर्ड शिफ्ट में क्या आया था कि बल 2 मीटर है, सॉरी, विस्थापन 2 मीटर है और बल का मान दिया था 20 न्यूटन, और कह रहा था कि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो कार्य कितना होगा? तो 20 दूनी का 40 माइनस 40 जूल इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आया। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि दिशा विपरीत दिशा में इसका कार्य क्या ऋणात्मक होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल पूछ दिया थर्ड शिफ्ट में। तो दोस्त, आप पीछे के शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसको पढ़कर ही जाइए, क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या किया था? ये क्वेश्चन आया था कि विस्थापन 2 मीटर दिया है और जो बल है वो 20 न्यूटन दिया है। विस्थापन 2 मीटर दिया है और बल 20 न्यूटन दिया है, और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो रहा है। इसका मतलब कार्य ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्या होगा? 20 गुने -2 बोले तो -40 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को पावर कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में आया था। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम। देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम से पूछा कौन प्रथम स्थान पाया। फिर पूछा खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज्यादा मेडल कौन जीता। देखिए दोस्त, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और इसमें महाराष्ट्र ने 158 पदक जीता था। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि भारत की सबसे पहली फिल्म कौन बनी। क्वेश्चन ऐसे आया था कि भारत की सबसे पहली फिल्म 1913 में कौन आई।
मतलब कौन सी है? इसका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। मतलब भारत में 1913 में पहली फिल्म लॉन्च की गई, उसका नाम क्या है? तो राजा हरिश्चंद्र। अब देखिए पहली फिल्म से क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है इससे जुड़ा क्वेश्चन आए। अब ध्यान रखिएगा, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, पहली बोलती फिल्म आलम आरा, ये 1931 में आई थी। आलम आरा पूछेगा। भारत की पहली रंगीन फिल्म तो किसान कन्या। भारत की पहली 3D फिल्म तो माय डियर कुट्टी चातन, या ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किस वर्ष हुई? तो कोशिका खोज हुई 1665 में। देखिए मेरे दोस्त, ये मृत कोशिका खोज हुआ था। मृत कोशिका खोज हुआ 1665 में, ठीक है। जो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये पेड़ के जो कॉर्क होते हैं ना, छाल, उससे ये खोज किए थे, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने। एक आता है जीवित कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका खोज किया था, लेकिन वो मृत कोशिका था, ठीक है, जो पेड़ के कॉर्क में छाल में मिला था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका खोज 1974 ईस्वी में 1974 लीवेनहॉक ने किया, ठीक है। तो जीवित कोशिका लीवेनहॉक 1974, मृत कोशिका रॉबर्ट हुक 1665। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में सिर्फ कहेगा कोशिका खोज कब हुई, जीवित मृत नहीं कहेगा, 1665 आंसर होगा, और आपका ऑप्शन में 1665 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्त, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ अलग था, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को अपने से क्रिएट किया है, ठीक है। कहा था किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो साथ खुद ही बोलिए, वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो F बराबर R/2 होता है ना। अगर 4 ये है तो F कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु को 2 मीटर की दूरी पर रखें, इसका मतलब वस्तु को फोकस पर रखें। किस पर रखें? फोकस पर रखें। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण पर फोकस पर रखिएगा तो कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको मालूम है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि अगर त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 4 है और उस अवतल दर्पण के 2 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा जाए, 2 सेंटीमीटर का मतलब फोकस दूरी पर रखा जाए, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत बनेगा, और अनंत पर रहेगा तो फोकस बनेगा। एक आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आया था कि NaOH प्लस HCl की अभिक्रिया होता क्या बनेगा? तो मेरे ध्यान से मेरे दोस्त, NaCl प्लस H2O बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। NaCl प्लस H2O बनेगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लगातार 5 संख्याओं का औसत, यहाँ x होगा, जिसमें m दिया था, ठीक है। आपके एग्जाम में m दिया था, लगातार 5 संख्याओं का औसत m है यदि सभी संख्या के आगे, इसे क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था कि लगातार 5 संख्याओं का औसत m है यदि इन 5 संख्या, 1 2 यह 5 संख्या हो गया ना, इस 5 संख्या का औसत ये बीच वाला होता है ना, ये m था। अगर इसके आगे 3 संख्या और जोड़ दिया जाए, ये क्वेश्चन किसी बच्चे द्वारा बताया गया था, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि 5 लगातार संख्याओं का औसत m है, माना ये m है। अगर इसके आगे 3 संख्या और लगा दिया जाए, मतलब 1 2 3, तो अब औसत कितना होगा? तो आप खुद, अब औसत क्या होगा? ऑप्शन में दिया था 1 बढ़ेगा, 1 घटेगा, ठीक है, सेम रहेगा, 2 बढ़ेगा, ऐसे दिया था। तो देखिए खुद सब देखिए, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे अब इतनी 8 संख्या का आपको औसत लेना है, तो 1 2 3 इधर से कम कीजिए, 1 2 3 इधर कम कीजिए, यानी बीच में 2 संख्या बच रहा है, इसका मतलब 2 बीच में होगा यहाँ पे ना, यानी औसत हमेशा होगा बीच वाला। तो 3 इधर से कम किए, 3 इधर से कम किए, बीच में बच गया 2, तो बीच में जब 2 बच गया, इसका मतलब दोनों के बीच वाला इसका औसत होगा। तो देखिए एक यहाँ मेन औसत यहाँ था, ये 3 बढ़ा दे तो औसत यहाँ आ गया, इसका मतलब 1 इधर बढ़ा फिर आधा इधर बढ़ा, मतलब 1.5 बढ़ा, तो इसका मतलब इसका नया औसत होगा m प्लस 1.5। कितना अधिक होगा? तो 1.5 अधिक हो। अभी हमारे दोस्त मारे होंगे कि 1.5 औसत बढ़ जाएगा, उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि पोषण अभियान की शुरुआत किसने की? दोस्त, पोषण अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से करते हैं। पोषण अभियान की शुरुआत झुंझुनू राजस्थान से होता है, और शुरुआत कौन करते हैं? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
कि बीज का अंतिम रूप से निषेचन कहाँ होता है। तो आप फ्लावर वाला पढ़े होंगे, कोई आप अगर फ्लावर वाला ये पार्ट पढ़े होंगे, ये अगर आप ये फ्लावर वाला पार्ट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये यहाँ पे फाइनली रूप से बीज का निषेचन होता है, यानी बीजांड में। ठीक है, बीजांड में बीज का अंतिम रूप से निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में विली, छोटी आंत में अंगुली रुमा एक आकृति होती है, इसे विली कहते हैं। इसका क्या कार्य है। तो दोस्त छोटी आंत आपको मालूम है कि भोजन को पचाता है, जितने भोजन जाते हैं ना तो ये अंगुली नुमा जो जिसे विली कहते हैं इससे होकर जाता है, और ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है और तोड़ करके पचाने का काम करता है। चलिए देखिए, छोटी आंत में आने वाले भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका पाचन करना इसका काम है, किसका, विली का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटी आंत में अंगुली नुमा आकृति को क्या कहते हैं, तो इसका क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो दोस्त आया था एग्जाम में कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो देखिए ये तो बच्चा ने बताया कि इसमें कौन कौन ऑप्शन में था, लेकिन देखिए एक कोशिकीय जीव अमीबा है, पैरामीशियम है, प्रोटिस्टा है, यूग्लिना है और ईस्ट है। क्या है, ईस्ट है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ, प्लानेरिया पुनः जनन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन और पुनः जनन दोनों द्वारा प्रजनन करता है। बहुविखंडन द्वारा पैरामीशियम प्रजनन करता है। आप इस सब बात को ध्यान रखिएगा। अगला एक मैथ से क्वेश्चन आया था कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब ए की जो आय है बी की आय से 20% कम है, इसका मतलब ये 5 है तो ये 4 है। तो कह रहा है बी की आय ए से कितना ज़्यादा आता है। देखिए एक ज़्यादा है, कितना, 4 के रिस्पेक्ट में गुने 100 यानी 25%। इसका आंसर क्या होगा कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, इसका आंसर होगा 25%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इनमें से सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है। देखिए दोस्त ऐसे आपके ऑप्शन थे, आपको ऑर्डर याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में जा करके आप ऑर्डर याद कर लीजिएगा। ऑर्डर होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक और एफी। मतलब सबसे अभिक्रियाशील पोटेशियम, तब सोडियम, तब मैग्नीशियम, तब कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। तो ऑप्शन 4 था, कहते सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो देखिए ये तीन में से इन सबों में से एक 3 ऑप्शन था और एक एफ ही ऑप्शन था। तो इन्हीं में से 3 ऑप्शन था और एक एफ ही ऑप्शन था। तो देखिए इन सबों से एफ ही सबसे कम अभिक्रियाशील है ना, तो उस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा एफ ही, क्योंकि उन चारों में से सबसे कम अभिक्रियाशील लोहा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए दोस्त 4 ऑप्शन दिए थे और कहा था निम्न से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसमें नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना। ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड से जब आप जिंक प्राप्त कीजिएगा, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड से O को हटाइएगा। जब जिंक ऑक्साइड से O को हटाइएगा यानी O का ह्रास कीजिएगा, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा अवकरण अभिक्रिया। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड से जिंक को हटाना एक अवकरण अभिक्रिया है। कहता है इसमें से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, इसका मतलब अवकरण अभिक्रिया है। इसका आंसर यही होगा। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, ये अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ गए आप। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, कौन से ऊतक में लेटरल एपिकल एवं इंटरकेलरी प्राप्त होते हैं। ध्यान से दोस्त, ये सब चीजें विभुजोतक में होता है। और ध्यान रखिए विभुजोतक में कोई भी रिक्तिका नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पीएच स्केल से, क्वेश्चन था कि शायद यही क्वेश्चन था आपके एग्जाम में कि पीएच स्केल में किसका आयाम मिलता है, यानी H+ का आयाम मिलता है। जितना H+ ज्यादा होगा वो उतना अम्लीय होगा, जितना H+ कम होगा उतना कम अम्लीय होगा। पीएच स्केल पर रीडिंग कितना होता है, 0 से 14।
0 से 14। जो अम्लीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। और जो क्षारीय होते हैं उनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। यह फैक्ट याद रखिएगा। और पीएच असली खोज सोरेनसन ने किया था 1909 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि वाष्पीकरण किस में होता है। अब देखिए वाष्पीकरण, अच्छा कोई भी वाष्पीकरण कब होगा, जब वो द्रव अवस्था में होगा। तो आपके ऑप्शन 4 दिए थे, ठोस द्रव, ठोस ठोस, गैस ठोस, एक ऑप्शन था द्रव और प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा थोड़ा सा तरल होता है ना, द्रव तरल होता है ना, तो इन्हीं का ना वाष्पीकरण होगा। इसका राइट आपका आंसर होगा द्रव और प्लाज्मा। अगर आप मारे होंगे तो आपका राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निलंबन किससे बनता है। अब ऑप्शन था कि निलंबन का निर्माण किससे होता है। देखिए विलयन में अगर ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण डाल दीजिएगा, मान लीजिए विलयन है और विलयन में ठोस के छोटे कण डाल दीजिएगा और वो दिखेगा, अपनी नंगी आंखों से दिखेगा, तो इसे ही कहते हैं निलंबन। इसका मतलब द्रव में ठोस, यही निलंबन का एग्जाम्पल है। अब देखिए निलंबन को नंगी आंखों से देख सकते हैं, यह प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, नहीं यह प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, इसे नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं, इसे निस्यंदन विधि द्वारा अलग करते हैं, इसका ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन के क्रियात्मक प्राप्त नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आया था कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है, या ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ओजोन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ओजोन जहरीला गैस है, ओजोन जहरीला नहीं है, तो उसका आंसर आपका राइट आंसर होगा ओजोन जहरीला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, ये 23 नंबर क्वेश्चन आया था। जो बच्चा बताया था ये गलत बताया है, तो हालांकि उसको याद नहीं था। मेरे दोस्त गलत क्या बताएगा यार, एग्जाम देने आने के बाद कुछ माइंड काम नहीं करता है, आधे क्वेश्चन याद रहते हैं, आधे क्वेश्चन नहीं याद रहते हैं। ये खुद मैं भी तो एग्जाम दिया हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ। तो ओजोन क्या है, ओजोन की क्या विशेषता, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ओजोन एक जहरीला गैस है, ठीक है। हाँ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसका आंसर सही होगा, लेकिन उसमें दिया था 2 मॉलिक्यूल, तो वो गलत होगा, आपको सही चुनना था। तो ओजोन एक जहरीला पदार्थ है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त, एड्स और गोनोरिया यह शब्द कैसे है, मतलब एड्स और गोनोरिया के बारे में आप क्या जानते हो, उसकी विशेषता क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, एड्स और गोनोरिया दोनों के दोनों यौन संचारित रोग हैं, ठीक है, दोनों के दोनों यौन से संचारित होते हैं, ठीक है। आपका यही राइट आंसर होगा। दोस्त मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें दोस्त सपोर्ट कीजिए। और आप मेरे को एग्जाम देकर आने के बाद सही क्वेश्चन इस नंबर पे भेजिए, ताकि मैं सही से आपका सॉल्यूशन करा सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि अगर चंद्रमा पर आपका भार, देखिए इससे क्वेश्चन बड़ी पूछ रहा है, एकदम मत कहिए कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त, बस बायो का आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। वजन 60 न्यूटन है, अगर चंद्रमा पर उसका वजन 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर उसका वजन कितना होगा। तो चंद्रमा का 6 गुना होता है पृथ्वी पर ना, तो 60 का 6 गुना, 6 का 36। यही कहता है कि पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, यानी 10 न्यूटन हो जाता है। लेकिन चंद्रमा पर दिया है, पूछा है पृथ्वी पर, तो 360 न्यूटन। आप जल्दी चक्कर 10 मत मार दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, यदि किसी छवि का आवर्धन, किसी भी जो छवि है उसका आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। देखिए धनात्मक जब भी रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और ऋणात्मक होगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो छवि कैसा बनेगा, तो दोस्त अगर धनात्मक आएगा तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है, और ऋणात्मक आएगा तो प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो दोस्त कोई भी धारावाही प्रणालिका है, तो इसके अंदर देखिए सारी समांतर रेखा में होती है ना, तो इसके अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है और मान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी जीव का खंड खंड होकर जनन करना किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है पुनः जनन का, और पुनः जनन से कौन परिणन करता है? प्लानेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज पर रखी वस्तु को डी दूरी तक विस्थापित करने के लिए उसी दिशा में बल लगाया गया। अब कोई डी दूरी पर वस्तु है, ठीक है, और इसी दिशा में इसको बल लगाया गया, तो वस्तु इसी दिशा में जाएगी ना, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक कार्य होगा। नहीं तो कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभजोत्तक उत्तक की कोशिकाओं में किसकी कमी होती है? तो हम अब बताएं ना, विभजोत्तक उत्तक में रिक्तिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पानी में घुलने पर क्षार क्या देते हैं? मेरे दोस्त, पानी में क्षार घुलेगा तो OH माइनस आयन देगा, और पानी में अगर अम्ल घुलेगा तो H प्लस आयन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पर्याप्त यानी उपलब्ध होता है तो रक्षक कोशिकाएं पानी को सोख लेती है। देखिए क्वेश्चन ये है कि किसी कोशिका में किसी कोशिका के चारों तरफ पर्याप्त रूप से पानी उपलब्ध होता है, किसी कोशिका चारों तरफ पर्याप्त रूप से पानी उपलब्ध होता है तो रक्षक कोशिकाएं पानी को सोख लेती है। ये जो कोशिकाएं यहाँ जो इसके झिल्ली है, झिल्ली ये पानी को सोख लेती है रक्षक कोशिका और सोख लेती है और फूल जाती है, तो क्या होगा? तो रक्षक कोशिका एवं रंध्र क्या होगा? जब ये पानी को सोख लेगी अपने तरफ तो रक्षक कोशिका और रंध्र क्या होगा? तो रक्षक कोशिका और जो रंध्र होते हैं उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो देख दोस्त, रक्षक कोशिकाएं फूल जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे। क्या होंगे? रंध्र खुल जाएंगे और रक्षक कोशिकाएं फूल जाएंगे। रंध्र खुलेगा तो पानी अंदर चला जाएगा, जब पानी अंदर चला जाएगा तो रक्षक कोशिकाएं फूल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निलंबन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके एग्जाम में आया था, निलंबन से क्वेश्चन आया था कि निलंबन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होता है। अरे यही तो गलत है मेरे भाई, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आपसे गलत पूछ रहा है, सही नहीं है मतलब कौन गलत है? क्योंकि देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन निलंबन में होता है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा ए, जो गलत है। दूसरा, यह एक विषमांगी मिश्रण है, एकदम है। अगला ऑप्शन है कि वो नंगे अगर देख सकते हैं, एकदम देख सकते हैं। निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं, हाँ बैठ जाते हैं। इसे निस्यंदन विधि द्वारा अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, किसी विद्युत कुंडली में, यह कुंडली छूट गया, किसी विद्युत कुंडली में वोल्टेज 4 वोल्ट है, मतलब विभवांतर 4 वोल्ट है, और धारा जो I का मान है वो 2 एम्पियर है, तो कह रहा है प्रतिरोध ज्ञात करें। तो दोस्त ये देखिए ना, ये इस सूत्र बैठा हुआ है, V बराबर I इंटू R। V का मान 4 दिया है, I का मान 2 दिया है, R का मान पूछ रहा है, इसका मतलब R का मान होगा 2 ओम। तो क्या दोस्त 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन की वह अवस्था जिसमें अधिक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती, माने विलयन की वह अवस्था जिसमें अब उससे ज्यादा अधिक मात्रा उस विलयन में नहीं मिलाई जा सकती, अर्थात वो विलयन संतृप्त है, अब उसमें कुछ नहीं मिला सकते, तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, निश्चित मात्रा में विलय और विलाय का अनुपात होता है संतृप्त विलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, एक पिंड पर 2 न्यूटन का विस्थापन के विपरीत बल लगाया गया। देखिए क्वेश्चन आया था ना कि 20 न्यूटन का बल विस्थापन के विपरीत में लगाया गया, अगर विस्थापन 2 मीटर है तो कार्य क्या होगा? तो मेरे दोस्त वर्क बराबर होता है F इंटू एम। एफ का मान इंटू 100 कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा मान 180 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है ना, इधर से बल इधर से विस्थापन, दोनों लग रहा है विपरीत दिशा में। 180 डिग्री का मान होता है -1, तो 40 गुना 2 माइनस 20 40 है ना, 20 गुना 2 माइनस 1 आ जाएगा -40 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हम कुछ फैक्ट मेरे दोस्त लिखे हैं, ये लास्ट इतना है। आपको मेरे को 36 क्वेश्चन मिल पाए हैं जो मैं आपको कराया हूं। अगर ये क्वेश्चन आपको सही है तो आप मिला लीजिएगा, और जिन दोस्तों का आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है उसे देख कर जरूर जाइएगा। दोस्त इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, चलिए कुछ फैक्ट मैं लिखा हूं। पहली बोलती फिल्म आलम आरा, पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या, पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। अगर लोकसभा के बारे में देखिए, लोकसभा क्वेश्चन आ रहा है ना, लोकसभा में बीजेपी सीट 240 जीती हुई है, कांग्रेस पार्टी जीती है 99, समाजवादी पार्टी जीती है 37, तृणमूल कांग्रेस 29 जीती है, द्रविड़ मुनेर कड़गम DMK
जीती है 22 सीट और तेलुगु देशम पार्टी ये जीती है 16 सीट। 20 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आया था, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए दोस्त, इसका आंसर होगा नागालैंड। इसका आंसर होगा नागालैंड। अगर दोस्त नागालैंड ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है, मैं एसएससी का पेपर देने गया था, अगर नागालैंड ऑप्शन में नहीं होगा तब इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पक्के पागे हॉर्नबिल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर ऑप्शन नागालैंड था तो आपका आंसर राइट आंसर नागालैंड होगा, लेकिन अगर नागालैंड नहीं होगा तो उसका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्योंकि पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और खाली हॉर्नबिल नागालैंड, ठीक है। और नागालैंड में जो हॉर्नबिल त्यौहार है उसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। देखिए, पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके जगह पर एनपीएस लाया गया, न्यू पेंशन स्कीम। और सरकारी कर्मचारियों के दबाव के कारण सरकार इस एनपीएस को यूपीएस बदल दी, और ये यूपीएस जो पेंशन स्कीम है, अर्थात जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन मिलता है, उसका नाम एनपीएस को बदल दिया यूपीएस में, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। तो यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य है जो यूपीएस को लागू कर दिया है। चलिए, नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है? देखिए, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे थायरॉक्सिन ग्रंथि में आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावन के लिए, संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था। ये क्वेश्चन का आप जो एग्जाम दिए होंगे उनको ये मालूम होगा कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा था। हाँ, लेकिन उस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि जब ऊपर से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही होगा। देखिए, ये आपका यही आंसर सही होगा, v² बराबर u² प्लस 2gh। देखिए, 3 समीकरण थे ना, बस एक जगह g का उपयोग हुआ है। अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, लेकिन वस्तु ऊपर से नीचे रही ना तो g का मान प्लस होगा ना, इसलिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, अगर कोई m, ये m मतलब मास हिंदी में लिखा गया है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के सतह पर रखी हो तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? देखिए दोस्त, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर रखी है, ठीक है, तो जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर कितना होता है, 9.8 न्यूटन। तो इसका आंसर होगा 3.8 लिखा गया है, इसका आंसर होगा 9.8 न्यूटन। कितना होगा मेरे दोस्त? 9.8 न्यूटन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन O2 का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए दोस्त, O2 का द्रव्यमान पूछा था आपके एग्जाम में, O2 का पूछा था। अगर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कहिएगा तो 16 AMU होगा, लेकिन O2 न है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 के फैक्टर में होता है, O2 में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये इसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो O2 का द्रव्यमान पूछा है, तो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। अगर हमसे O2 का पूछा है तो 16 गुने का 2, 32 AMU आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, 16 नहीं होगा, ठीक है। मैं जान कर 16 लिखा था ताकि आपको बताने के लिए कि हाँ 2 गुना होगा O2, तो कितना हो जाएगा 32 AMU। आप अगर 32 मारे हैं तब सही है, क्योंकि आपके ऑक्सीजन कोष्ठ में O2 लिखा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? दोस्त, आप देखोगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया ये है तो इसका आयन इसमें जाएगा और इसका आयन इसमें जाएगा, इसका मतलब विस्थापन 2 बार हो रहा है, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्त,
अधिकतर द्वीप स्थापना अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मैं ही पेपर देने गया था ना, उसमें द्वीप स्थापना अभिक्रिया ही पूछा था, पता नहीं क्यों उसको द्वीप स्थापना अभिक्रिया से बहुत लगाव हो गया है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है? देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए ये परिनालिका है, ये परिनालिका है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल है ऐसे जाती है, चुंबकीय बल है और ऐसे चली आती है। देखिए ये है साउथ, ये है नॉर्थ, तो ऐसे जाती है और ऐसे चली आती है। देखिए परिनालिका की बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन परिनालिका के अंदर साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की ओर दिशा होती है। आपका राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। बहुत लोग मारे होंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। दोस्त कन्फ्यूजन हो ही जाता है एग्जाम में, इतना प्रेशर रहता है, लेकिन आप लोग धैर्य से मारिएगा जिनका एग्जाम होगा। दोस्त साइंस को अगर आराम से मारिएगा तभी आपका सही हो पाएगा, वरना एग्जाम में ऐसे साइंस आ रहा है ना कि चारों जो ऑप्शन मिल रहा है ना, लग रहा है कि ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, और आप इसी में कन्फ्यूज। साइंस आसान आ रहा है लेकिन उसका ऑप्शन बहुत खतरनाक आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राइजोपस एक कवक प्रजाति है, किसके द्वारा प्रजनन करता है? मतलब जो राइजोपस है, ये कवक की प्रजाति है, वो किसके द्वारा प्रजनन करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणुओं के निर्माण द्वारा, अलैंगिक रूप से। बीजाणुओं के निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। किस तरह करता है? तो अलैंगिक रूप से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर जल उठती है? देखिए तो सोडियम और पोटेशियम जैसे हवा के संपर्क में आएगी ना तो जल जाएगी, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग पानी के अंदर रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है? तो मेरे दोस्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन तीन तरह के हाइड्रोकार्बन तीन होते हैं। ठीक है, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जिसमें अल्केन होता है ना, अल्केन CnH2n+2, वो सिर्फ होता है संतृप्त, जिसमें एकल बंध होता है। जो अल्कीन उसमें डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये दोनों असंतृप्त होते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसी को कहते हैं संतृप्त। ठीक है, और इसे कहते हैं असंतृप्त, अल्कीन और अल्काइन को। चलिए इसका आंसर होगा एकल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्नेल का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम साइन आई बट्टा में साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। और ये क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? एक स्थिरांक होता है। चलिए नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? तो द्विफोकल लेंस। हालांकि इस क्वेश्चन में पुष्टि नहीं करता, लेकिन बच्चों का कहना था कि इस क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था तो ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए द्विफोकल लेंस। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लीजिए, आपके फ्यूचर में एग्जाम में काम आएगा। और जिन दोस्तों का एग्जाम आने वाला समय में है 27, 28, 29, 30 को अपन देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। देखिए मेरे दोस्त, बच्चों का कहना है किसी बच्चे का कहना है प्रतिरोध का सही मात्रक आया था, और किसी कहना है कि प्रतिरोधकता का सही मात्रक आया। देखिए प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होगा, ठीक है, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होगा। प्रतिरोध का ओम होगा और प्रतिरोधकता का क्या होगा? ओम मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था कि पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, लेकिन बच्चे बताया नहीं ऑप्शन में क्या था। देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोग को दिया गया है। ये एलपी का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, कौन कौन? वैजयंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, विदेशी पाठक जो बिहार के हैं, और सुब्रमण्यम। ठीक है, पद्मनाभ सुब्रमण्यम, ये 5 लोग को मिला है कौन? पद्म विभूषण पुरस्कार। दोस्त मैं अभी इसके ठीक बाद ही पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में टेक्नीशियन एग्जाम में बहुत सारे पुरस्कार के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो मैं अभी 80+ पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो डाल रहा हूं, उसे आप देखकर ही अपने एग्जाम में जाइएगा, आपको 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान वक्फ व आधा क फ वक्फ
विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। मुसलमान वक्फ अधिनियम 2024 लोकसभा में पेश किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो दोस्त इसका प्राथमिक उद्देश्य था, आपके ऑप्शन में आया था, इसका प्राथमिक उद्देश्य था वक्फ अधिनियम 1923 रद्द करना। 1923 में वक्फ अधिनियम बना था, उसे रद्द करना इसका उद्देश्य था। फिर 1995 में भी इसको संशोधित किया था, जो सारे पीछे जितने 1995 1923 जितने हुए थे सबको रद्द करना। इसका राइट आंसर होगा वक्फ अधिनियम 1923 को रद्द करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य SDG कौन जारी करता है? दोस्त ये क्वेश्चन आया था पिछले शिफ्ट में कि SDG में भारत का कितना रैंक है, तो 71। अब पूछ दिया है कि SDG सतत विकास लक्ष्य कौन जारी करता है, तो थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किया जाता है। तो 2023-24 में भारत का राष्ट्रीय स्कोर कितना है? 71 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन है? देखिए दोस्त कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा आपके करंट में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर कौन था? तो पश्चिम बंगाल। अगर आपको ये क्वेश्चन याद हो तो मारिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वरना इस क्वेश्चन को स्किप किया जाता है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप कौन जीता है? पश्चिम बंगाल जीता है। अगला क्वेश्चन आया था, VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्त NCERT का, कि PbNO3 को गर्म करने पर क्या होगा? तो देखिए दोस्त, PbNO3 के होल ट्वाइस को गर्म करेंगे तो बनेगा लेड ऑक्साइड, फिर नाइट्रस डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन बनेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा PbO, लेड ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पत्तियों द्वारा प्रजनन करने वाले पौधे के माध्यम से प्रजनन करते हैं, मतलब जो पौधे पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं वो किस माध्यम से प्रजनन कहलाते हैं? ठीक है, तो देखिए दोस्त, जो पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा प्रजनन करेगा तो कहलाएगा वानस्पतिक। क्या कहलाएगा? वानस्पतिक प्रवर्धन। वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्पाइरोगाइरा किस माध्यम से प्रजनन करता है? इसका आंसर होगा विखंडन। स्पाइरोगाइरा जो है विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी वस्तु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था होगा ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों सबको मालूम है कि पारा एक धातु है जिसका क्रमांक 80 होता है और वो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाई जाती है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? और दोस्त ये नहीं था कि लंब की ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या दूर हटता है। ऑप्शन ऐसे था कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर होता है। ऐसे ऑप्शन था। देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए कि ये देखिए ये देखिए, अगर कोई भी माध्यम है, अगर कोई किरण आ रही है, मान लीजिए कि ऐसे कोई किरण आ रही है ऐसे, ठीक है, तो ये कभी भी जब ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब भी ये विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएगी तो ये थोड़ा सा ये ऐसे को मुड़ जाएगी, सॉरी, ये अभिलंब की ओर। देखिए मान लीजिए ये आपका अभिलंब है, ठीक है, ये आपका अभिलंब है, तो ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अर्थात जो आपतन कोण है ये, और ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अर्थात आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होगा?
अधिक होगा। ठीक है, आपतन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण से, क्योंकि जब जब ये रेखा थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी, इस अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, तो ये कोण तो कम छोटा हो ही जाएगा, ये कोण बड़ा होगा नहीं, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। आपका ये राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो कार्य का मान क्या होगा। दोस्त ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया है, ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया है, लेकिन ये किस बच्चे ने बताया कि सेकेंड शिफ्ट में भी आया है। तो दोस्त ये इसको देख लेना, ये क्वेश्चन मैं कंफर्म हूं, मेरा दोस्त खुद एग्जाम देने गया था, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हो सकता है किसी दोस्त ने ऐसे बोल दिया हो, ठीक है, तो आप देख लेना। जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करता है तो कार्य का मान क्या होगा। तो दोस्त ऋणात्मक, मान लीजिए कि बल इधर लग रहा है, बल आप इधर लगा रहे हो, लेकिन वस्तु जिस बल लगा रहे हैं वो इधर की ओर है, इसका मतलब आप जो वस्तु का बल है आपके बल से कम है, यानी उल्टा जा रहा है, यानी काम कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। और बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री कोण होगा, 180। देखिए बल ऐसे, विस्थापन ऐसे, 180 डिग्री नहीं, तो पूछेगा कार्य कितना होगा, तो कार्य ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऐसे होगा। तो ऑप्शन क्या इसका क्या ऋणात्मक होगा। एक क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए, ठीक है, मिलान करने आया था, ठीक है, साइटोकाइनिन दिया था, एब्सेसिक दिया था, जिबरेलिन दिया, कुछ दिया था, ठीक है, तो मैं सबका कार्य दोस्त लिख चुका हूं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, एब्सेसिक वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को रोकता है, जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहयोग करता है, और ऑक्जिन शीर्ष और जड़ में वृद्धि करता है, माने शीर्ष और जड़ पर ये वृद्धि करता है, तना में वृद्धि ये करता है, एब्सेसिक वृद्धि को रोकता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। शायद यही आपके ऑप्शन में सही था, ये साइटोकाइनिन क्या करता है, तो कोशिका विभाजन में काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं। दोस्त स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन आया था, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्त, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं खाने का सोडा, जिसको गर्म करेंगे तो बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जल, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन संभारिक है। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन संभारिक था, ऑप्शन दिया था ऐसे कुछ, ठीक है, उसका आंसर शायद कैल्शियम हो रहा था। किस आधार पे दिया था, कैसे दिया था, वो तो अब दोस्त बच्चे कंफर्म नहीं बता पाए हैं, लेकिन ध्यान देखिए, संभारिक जिसका द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं। वो लोग, उनका कहना था कि कैल्शियम इसका आंसर होगा सर, लेकिन कैल्शियम किस आधार पे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन हाँ संभारिक से क्वेश्चन था। और संभारिक का नियम क्या होता है, मैं आपको लिख दिया कि द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे संभारिक कहते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आया था कि देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 29 नंबर कि x + 1/x बराबर 4, तो कह रहा था कि x² + 1/x² निकालें। अब जानबे करते हैं कि p² - 2 होता है, अर्थात 4 का स्क्वायर माइनस 2 बोले तो 14 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, 14 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, ये कुछ मैथ का क्वेश्चन मेरे पास बच्चों ने भेजा था कि यदि विक्रयमूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, तो शुरुआत में लाभ कितना प्रतिशत था। मेरे दोस्त इतने तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए कि विक्रयमूल्य 100 था, बात ये कह रहे हैं हम, ऐसा मत कीजिए, मान लीजिए क्रयमूल्य 100 था। देखिए हर बार मानने पर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए आपको 100 भी बना सकते हैं, लेकिन इस पे 100 पे आसान हो जाएगा ये। अब विक्रयमूल्य 200 है, जब विक्रयमूल्य को आप दुगना करते हैं तो देखिए 400 विक्रयमूल्य हो जाएगा, ये एसपी है ना, ये सीपी है ना, तो नया जो एसपी होगा वो 400 हो जाएगा। अब देखिए लाभ तिगुना हो गया, पहले क्रयमूल्य 100 था, विक्रयमूल्य 400 हो गया, तो क्या लाभ तिगुना हो गया जी। यहाँ देखो, देखिए लाभ तिगुना हो गया, यहाँ लाभ 100 था, यहाँ लाभ 300 हो गया, लाभ तिगुना हुआ ना। तो यार इसका मतलब 100 और जो 200 हम माने हैं वो राइट है, इसका मतलब 100 सीपी माने और
200 एसपी माने एकदम हम माने जो सही है, तो कह रहा है कि प्रारंभ में लाभ प्रतिशत कितना था, तो सीपी 100 था ना, एसपी 200 यानी लाभ प्रतिशत 100/100 गुने 100 बोले तो 100%, लाभ कितना परसेंट होगा 100%। यहाँ 180 हो गया टाइप मिस्टेक से, इसका आंसर होगा 100%। जो दोस्त हमारे 100% मारे होंगे उनका राइट एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो ट्रेन जिसकी चाल इतनी और इतनी है कि चाल से एक ही दिशा में जा रही है और एक ही दिशा में जा रही है, तो पहली ट्रेन की लंबाई 300 और दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो, तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्त ये पार करने वाला है, लेकिन ध्यान रहे दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो दोनों चाल को जोड़ देते हैं, दोनों की दूरी को जोड़ते हैं, तो 300 प्लस 200 और फिर 72 प्लस 36। लेकिन ये देखिए ये दोनों जगह घटाएंगे ना, क्योंकि एक ही दिशा में है, यहाँ पे माइनस होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे माइनस होगा, और इसको हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि ये चाल मीटर में है, तो यह मीटर पर सेकंड लाएंगे ना। देखिए अंतर कितना है 36 का, 18 दूनी का 36 यानी 5 दूनी का 10, यानी नीचे आ गया। अगर हम कहें तो ऊपर 500/10 बोले तो 50 सेकेंड में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर देगी। ठीक है, यही आपका 50 सेकेंड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 50% उसके लागत मूल्य के 4 गुने के बराबर है। देखिए ध्यान से, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 50% उसके लागत मूल्य के 4 गुने के बराबर है। अब कुछ ऐसा सोचिए, मान लीजिए कि वस्तु का विक्रय मूल्य 200 है, इसका ये एसपी मान लीजिए हम देखिए मान रहे हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, ये हम लोग ऐसे बनाए हुए तो हम लोग जल्दी मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु का एसपी 200 है, इसका 50% कितना होगा 100 होगा। कह रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य का 50%, ठीक है 50% ले लिए 100, उसके लागत मूल्य का 4 गुना है, माने एक जो सीपी है ना, सीपी वस्तु का सीपी, इसका ये 4 गुना, इसका मतलब वस्तु का सीपी कितना आ गया 25 नहीं। कह रहा है कि एसपी जो है, एसपी का 50% बोले तो 100, सीपी का 4 गुना है, यानी सीपी 25 मान लें 4 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कि प्रारंभ में लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, यहाँ पे ऑप्शन आया था, होगा तो यहाँ इससे निकालेंगे। प्रारंभ में लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत, ध्यान देखिए ये सीपी था और ये एसपी था, तो कितना लाभ था 175 बटा में सीपी पर निकालते हैं ना बटा 25 गुने 100 आया था 700%। ठीक है, अगर पूछेगा अब ये अगर पूछेगा प्रारंभ में लाभ कितना, तो 700% आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछा होगा कि अब 50% ले लिए, इसका 50% ले लिए, तो अब लाभ कितना होगा, अगर पूछेगा अब लाभ कितना होगा, यानी 25 से 100, यानी अगर हम कहें अब लाभ कितना होगा, तो मान लीजिए 25 है, ये 100 है, 200 को आपने लिए थे, तो 75 बटा में 25 गुने 100, 25 आई 75, 300%। अब पूछेगा 300%, लेकिन क्वेश्चन पूछा था प्रारंभ में लाभ, तो 700% आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था। अब देखिए दोस्त, अब मैथ बताएंगे तो समय निकल जाएगा, आप खुद निकाल लेना। कह रहा कि आया था 1248 और 2348 का एचसीएफ। अब डेटा कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कारण दोस्तों कहना कि यही डेटा था, तो 2 डेटा दिया था, उसका एचसीएफ निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था कि एक नल एक टंकी को 3 घंटे में और दूसरा नल 2 घंटे में भर देता है। ठीक है, और एक नल उसे 6 घंटे में खाली करता है, यानी 2 भरने वाले हैं और एक खाली करना है। जब तीनों नल को एक साथ 9 बजे खोला जाता है तो टंकी कब भरेगी। देखिए दोस्त, एक नल है, दूसरा नल है और तीसरा नल है, ये 3 घंटे में 6 घंटे में खाली करता है। एलसीएम लिए 6, तो 3 क्षमता, ये 2 क्षमता, 1 क्षमता। देखिए
3 2 5 भरेगा तो 1 खाली कर देगा, यानी 1 घंटा में 4 भर रहा है, तो कुल भरना कितना है 4, 6 भरना है, 4 के क्षमता से देखो 5 भरेगा तो 1 खाली कर देगा 6 के, यानी 1.5 घंटा। 9 बजे अगर नल खुला है तो 10:30 बजे नल क्या हो जाएगा, टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी कुंडली में, देखिए ये मैं लैंग्वेज अपने से लिखा हूं, क्वेश्चन यही था, यदि किसी कुंडली हो सकता है कुछ और हो सकता है, किसी कुंडली में 4 जूल उष्मा, यहां हो उष्मा 4 जूल उष्मा 4 जूल उष्मा उत्पन्न होता है, यदि प्रतिरोध 4 ओम हो तो 1 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी कोई कुंडली है जिसका प्रतिरोध 4 ओम हो तो और उसका उष्मा 400 जूल है तो 1 सेकेंड में कितना धारा प्रवाहित होगी। तो आप पढ़े होंगे उष्मा का एक सूत्र होता है दोस्त I²RT, उष्मा 400 दिया है, I² I हमको निकालना है, ये 4 है गुने 1, 4 से कटेगा 100 बार में, यानी स्क्वायर इधर जाकर रूट चढ़ेगा, अर्थात I का मान कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त 10 एम्पियर। जो दोस्त हमारे 10 एम्पियर लगाए होंगे उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एक अर्धगोला का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर हो। यानी एक अर्धगोला है और इसका आयतन निकालना है और इसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। दोस्त त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो बस इस सूत्र पर बैठा दीजिएगा पाई आर क्यू, हम कहें 2/3 22/7 गुना 3 गुने 3 गुने 3, ऐसे 3 से ये 3 कट जाएगा। और जहां तक आपका ऑप्शन पाई में था, इस आपका आंसर पाई में था, तो 3 का 9 दूनी का 18, अगर पाई में होगा तो आपका आंसर राइट आंसर 18 पाई हो जाएगा, और नहीं तो आपको बटा 7 करके निकाल लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग। दोस्त हमारे एग्जाम में पूछा था पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो हम मार्क आए थे 12.9, लेकिन कह रहा है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है, तो अगर योग पूछा होगा तो 129 होगा, अगर औसत पूछा होगा तो बटा 10 कर दीजिएगा, यानी 12.9 हो जाएगा। चलिए एक दोस्त आप में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कहा था कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 21। तो क्वेश्चन था कि 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब मेरी बात को सुनिए, यहाँ सब 6, यहाँ भी 6 था, 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट। देखिए दोस्त अगर tan थीटा और cot थीटा का मान दिया है, कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो यहाँ थीटा का मान हम रखते हैं 45। ठीक है, क्या रखते हैं 45। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अगर यहाँ 2 होगा तो आप कंफर्म देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 21 था, 21 दिया था, तो पूछा था कि 6 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 6 cot स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब यहाँ 21 था कि क्या था हमें कंफर्म नहीं है, इस कारण से हम इसको ये छोड़ते हैं। आप इसका आंसर ऐसे, यही क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 26 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया है। दोस्त मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है। ध्यान देखिए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लोग, ठीक है, जिन्होंने एशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में और एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले ये भारत की पहली जोड़ी है, सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की। दोस्त वे एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली बैडमिंटन युगल भारतीय ये लोग हैं। कौन कौन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था सल्फर का द्रव्यमान संख्या कितना है। देखिए सल्फर का क्रमांक होता है 16, इसका द्रव्यमान संख्या इसका दोगुना हो जाएगा 32,
ये 4 नहीं है, 32 होगा। इसका एग्जैक्ट होता है 32.065, इसका द्रव्यमान संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था बल, ये बल होगा, बल, बल का एसआई मात्रा क्या है? इसका आंसर होगा न्यूटन। इसका क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? न्यूटन। कोई कह रहा है इलेक्ट्रॉल बल का, कोई कह रहा है विद्युत बल का आया था। तो देखिए दोस्त, अब जो अभी आया होगा, मैं इस क्वेश्चन का आपके सामने इसलिए दिखा रहा हूं कि जो आने वाले एग्जाम जो भी मेरे साथी को होगा वो देख ले किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए तो बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। अगला एक आपका क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? देखिए न्यूटन का तीसरा नियम आप तो खुद देखे ही हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगर कोई वस्तु इधर से अपना क्रिया कर रही है तो ये वस्तु इधर से प्रतिक्रिया करेगी नहीं। और ध्यान रहे कि न्यूटन का तीसरा नियम दोनों अलग अलग वस्तुओं पर लगता है और विपरीत दिशाओं में लगता है। हाँ, ये क्वेश्चन कैसे क्या में आया था? तो क्वेश्चन था निम्न में से कौन न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है? तो देखिए आप तृतीय नियम उदाहरण जानते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वैसा एग्जाम्पल कोई होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखिए, इन क्वेश्चनों को लाने का मेरा मूल मकसद यही है कि जो हमारे साथी जिनका आने वाला समय में एग्जाम है वो देख लें कि हाँ ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो टेंशन ना लें। सिर्फ बायो और करंट का ही क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, इसलिए वो टेंशन ना लें और एग्जाम उनका है तो बायो अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं और साथ ही साथ वे करंट अफेयर्स में नियुक्ति हो गया, खेल हो गया, और अधिकतर वो 2024 का करंट पढ़ के जाएं। ठीक है दोस्त, और मैं भी एक नियुक्ति पर वीडियो बनाया हूं, आज प्रमुख खेल पुरस्कार पर वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देखकर ही जाइएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? बच्चों द्वारा बताया गया था कि आया था कौन विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, लेकिन ये बताया कि द्विविखंडन था कि बहुविखंडन था। तो दोस्त अगर रहेगा द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करता है तो इसका आंसर अमीबा और पैरामीशियम होगा, जो द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। अगर आएगा कि बहुविखंडन द्वारा कौन प्रजनन करता है तो तब प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुविखंडन द्वारा प्रजनन आया होगा तो प्लाज्मोडियम होना चाहिए, और द्विविखंडन आया होगा तो अमीबा या तो पैरामीशियम आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? देखिए जब जिप्सम को 373 के तापमान पर गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। देखिए मैं यहाँ समीकरण लिखा हूँ, ये Ca है, CH लिखा गया है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जिप्सम कहते हैं। ये जिप्सम को जब हम लोग इस जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट माने CaSO4 हाफ H2O का निर्माण करेगा, जिसे जिप्सम कहते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कितने डिग्री पर? 373 केल्विन पर। ठीक है दोस्त। हाँ, किसी बच्चे कहना था कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आया था, एक क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर का किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है? तो पानी को साफ करने में, कपड़े के निर्माण में, कागज के निर्माण में, इन सब में ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। निम्न में कौन सही है? दोस्त एक ऐसा क्वेश्चन आया था, निम्न में कौन सही है, और दोनों का जो एसआई मात्रक के आधार पर मिलान करना था, जिन दो राशियों का एसआई मात्रक समान होगा वो आंसर था। इसका आंसर था कार और ऊर्जा। देखिए कार का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है, इसका आंसर था कार और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनुष्यों में कितने युग्म में गुणसूत्र होते हैं? कि मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? इसका आंसर होगा 23 जोड़ी।
अगर पूछेगा कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है तो 46, कितने जोड़ी होता है तो 23 जोड़ी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आया था, एक मैथ से क्वेश्चन था कि एक समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें यदि विकर्ण की लंबाई इतना इतना है। देखिए, अगर ये समचतुर्भुज है, अगर ये समचतुर्भुज है तो ये दोनों विकर्ण हैं। ये विकर्ण दिया था 24 और ये विकर्ण दिया था 10। देखिए, जो और इनकी लंबाई पूछ रहा था, भुजा की लंबाई। देखिए दोस्त, समचतुर्भुज विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 24 तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्त। आप देख रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में 5, 12, 13 आप पढ़े होंगे ट्रिपलेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। कैंसर हो मेरे दोस्त, राइट आंसर क्या होगा? 13 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, वृत्त की त्रिज्या को 40% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब अगर वृत्त की त्रिज्या को हम 5 से 3 करेंगे, ये 40% कम कर रहे हैं ना, 40% कम कर रहे हैं, मैंने 5 में 2 कम कर रहे हैं, तो बचा कितना? 3। तो 5 से 3, फिर 5 से 3, 25 से 9, कितना कम हो गया? 16 कम हो गया। ठीक है, कितना रेस्पेक्ट में? 25 के रेस्पेक्ट में गुने 100, तो आया आपका 64%। यानी क्षेत्रफल में 64% की कमी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मनुष्य का जो लिंग होता है ना, कि स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, स्त्री का XX और पुरुष का XY जब मिलता है तो मनुष्यों में लिंग का होता है निर्धारण। जब XX मिलेगा तो लड़की होगी अर्थात स्त्रीलिंग, XY मिलेगा तो पुल्लिंग। ऐसे मनुष्यों में गुणसूत्र का निर्धारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, माना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था कि UNEP का फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखिए मेरे दोस्त, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछने लगा है। भले 20 तारीख के टेक्नीशियन के पेपर में फुल फॉर्म नहीं पूछा था, लेकिन 20 के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं सब में फुल फॉर्म पूछ रहा है। इस कारण से आप तो फुल फॉर्म याद करके ही जाइए। अभी हाल में LPG का फुल फॉर्म पूछा था, CNG का फुल फॉर्म पूछा था, अभी UNEP का फुल फॉर्म पूछ दिया। कभी कभी आपको WTO फुल फॉर्म पूछ देगा, WHO का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो आप लोग इसे याद करके जाइएगा। चलिए देखिए, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। और जितने ये पर्यावरण का कार्यक्रम है ना, उस पर ये अपना अधिकार, जितने विश्व में पर्यावरण कार्यक्रम है इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है, UNEP के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2024 में पद्म विभूषण आया था। पद्म विभूषण साहित्य पुरस्कार किसे मिला। तो देखिए, 2024 में पद्म विभूषण साहित्य पुरस्कार मिला था होर्मुसजी एन कामा, पकराउर चित्रन, नम्बुद्री पाद मिला था जो मरणोपरांत मिला था। फिर हरीश नायक को मिला था। ठीक है, पकराउर चित्रन, नम्बुद्री पाद और जिसे मरणोपरांत मिला था, और हरीश नायक को, इन 3 लोगों को साहित्य 2024 का पद्म विभूषण साहित्य पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार में भारत का रैंक क्या है। देखिए दोस्त, 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार का रैंकिंग निकाला, जिसमें 180 देशों में भारत का स्थान 93वां है। मैंने भ्रष्टाचार करने में भारत 93वां नंबर पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रदूषित शहर कौन है। देखिए दोस्त, सबसे प्रदूषित शहर है बिहार के बेगूसराय, सबसे प्रदूषित शहर है भारत में। ये तो हुआ प्रदूषित शहर। अगर पूछेगा आपसे, अगला आपके एग्जाम में आ जाएगा सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो देश सबसे स्वच्छ शहर 2 है, इंदौर और
इंदौर और सूरत, इंदौर और सूरत, इंदौर और सूरत ये 2 नंबर व स्थान रखते हैं सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आया था कि भारत में 2024 में पेरिस से होगा, पेरिस, पेरिस ओलंपिक में किस वर्ष अपनी अपेक्षा व्यक्त, दोस्त ये बता रहे क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ था उसमें, उसके बाद जब वो ओलंपिक खत्म हो गया उसके बाद भारत ने किस वर्ष अपने देश में ओलंपिक कराने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी, तो उसका आंसर होगा 2036। 2036 भारत ने अपनी इच्छा व्यक्त किया था, तो उसे कब कराने को मिल सकता है ओलंपिक, तो आंसर क्या होगा 2036। 2036 में भारत में ओलंपिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन का पर आवेश क्या होता है। देखिए दोस्त, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और इसका कुल आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। अगर आप आगे माइनस लगाइएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा क्योंकि ऋणात्मक होता है, आगे प्लस लगाइएगा तो ये प्रोटॉन का आवेश होता है जो प्लस में होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन की खोज ये थॉमसन किया था। प्रोटॉन का आप जानबे भी करते हैं, न्यूट्रॉन का जानबे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है। दोस्त मैं आपसे एक बात बता दूं, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि सूर्य के डूबने से पर रफ्तार दिखाई देना, प्रिज्म से गुजरना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, नहीं ये किस का उदाहरण है, अपवर्तन, परिवर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन, ऐसे यानी अपवर्तन परिवर्तन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा, प्रिज्म को पढ़ के जाइएगा ध्यान से। ठीक है, तो कह रहा है तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है, इसका आंसर होगा प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का। परिवर्तन नहीं मेरे दोस्त, अपवर्तन होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था पुनः जनन, ये ऐसे लिखाएगा पुनर्जनन। पुनर्जनन की प्रक्रिया से कौन जीव जनन करता है। दोस्त मैं इस क्वेश्चन की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर ये आपके एग्जाम आया होगा तो देखिए पुनर्जनन से क्रिया 2 लोग करते हैं, हाइड्रा और प्लानेरिया। हाइड्रा और प्लानेरिया मेरे दोस्त समझिए कि प्रजनन से क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है, बाव जा ही नहीं रहा है, यानी 1-2 क्वेश्चन है, तो आप प्रजनन का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, भले रट्टा मार लीजिएगा, भले एग्जाम बाद भुला जाइएगा, लेकिन रट्टा मार के चले जाइए। ठीक है, तो देखिए पुनः जनन का एग्जाम्पल है हाइड्रा प्लानेरिया, पुनर्जनन द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। अगर आपके एग्जाम में आया तो ठीक है, नहीं आया है तो जिनका एग्जाम है वो इसे ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में पुष्टि नहीं करता, नरेंद्र मोदी से जुड़ा कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि नरेंद्र मोदी ने किसी चीज का लॉन्चिंग किया या पता नहीं कहीं किसी देश में गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया होगा कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किसने लॉन्च किया, तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि 26 सितंबर 2024 को नरेंद्र मोदी 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, इतना ही क्वेश्चन मुझे मिल पाया है, मैं आपका ये सॉल्यूशन दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आने वाले शिफ्ट में जिन भी दोस्त का एग्जाम है वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं सही उसका एनालिसिस करा सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।